Hello, my dear students, and welcome to episode number 6 of Revitalize Physics series. We are basically doing a revision series for the present class 10 students. Your board exams are near, so to give a momentum to your revision process, we are doing this revision series. अभी तक हमने 5 एपिसोड्स कर लिए हैं, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. If you have not watched the previous episodes, you must watch them because we have discussed very important questions. All right. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स डाइव इनटू एपिसोड नंबर 6. आज भी मैंने लाइट यूनिट से क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी हैं, साथ साथ 2024 के स्पेसिमेन पेपर से क्वेश्चन भी है. तो सबसे पहला क्वेश्चन 2018 का है. द पावर ऑफ अ लेंस इज -5 डायोप्टर. फाइंड इट्स फोकल लेंथ एंड नेम द टाइप ऑफ लेंस. ऑलराइट, तो तुम्हें पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट्स. कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस कर लेता हूं. कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास होता है और दूसरा लेंस है कॉनकेव लेंस. ये दो तरीके के लेंस है. कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है. कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है. ये सबसे पहला गौर करने वाला डिफरेंस है. कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव. सबसे पहली बात. दूसरी बात कि पावर जो है, पावर ऑफ लेंस, वो रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का. यानी पावर ऑफ लेंस इज 1 अपॉन फोकल लेंथ. यहां पर जो फोकल लेंथ लोगे वो मीटर्स में होना चाहिए. सो मीटर्स का जो मीटर्स यूनिट में फोकल लेंथ, उसको रेसिप्रोकेट करोगे यानी उल्टा कर दोगे तो तुम्हें पावर ऑफ लेंस मिल जाएगा. इन विच यूनिट? डायोप्टर. डी लिखते हैं, देखो यहाँ डायोप्टर लिखा हुआ है. डी या फिर डायोप्टर इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस. ठीक है. तो अगर कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव है, सो पावर भी पॉजिटिव होगा. पावर भी पॉजिटिव होगा क्योंकि फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल ही तो पावर है. तो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव होगा. सिमिलरली कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव होगा. ठीक है. पावर निकालने का फॉर्मूला वही सेम है, 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर्स. सिमिलरली अगर हम इसी इक्वेशन से फोकल लेंथ को सब्जेक्ट बनाए, सो फोकल लेंथ इन मीटर्स विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ पावर. यानी फोकल लेंथ और पावर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है. करेक्ट. तो जो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो तुम्हें ऑलरेडी पता चल चुका है ना. नेम द टाइप ऑफ लेंस. कौन सा लेंस है? पावर नेगेटिव है ना क्वेश्चन में. पावर ऑफ अ लेंस इज -5 diopter. So you can see there is a negative sign, -5. So negative power means, power is negative, it means concave lens. So this is a concave lens. And find first part क्या है? Find its focal length. तो पावर को रेसिप्रोकेट कर देंगे, हमें मिल जाएगा फोकल लेंथ. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड इट्स फोकल लेंथ. तो ये जो फोकल लेंथ निकलेगा वो मीटर्स में निकलेगा और दिस इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ पावर 1/p. यानी इट इज 1/-5. लेकिन जो यूनिट आएगा फोकल लेंथ का वो मीटर्स में आएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि डायोप्टर एसआई यूनिट होता है पावर का. तो फोकल लेंथ भी, फोकल लेंथ इज बेसिकली लेंथ एंड लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है तो मीटर में आएगा. So 1/-5 is -0.2 meters. Okay, generally we express focal length in centimeters. So we will convert this meter into centimeters. So it will be 20 centimeters. 100 से multiply कर दो. First part is done. Second part of the question already we have discussed which type of lens it is. Concave lens. Why? Because its focal length is negative. In fact ये -20 होगा. Sorry children. Minus को भूलना मत. -20 centimeters. So focal length is negative. Power is also negative, so obviously it is concave lens. Moving to the next question. This question is also a previous year board question. 2018 से क्वेश्चन लिया गया है और इस तरह के क्वेश्चंस हमने लेक्चर 5 में डिस्कस किया था, लेक्चर 4 में भी डिस्कस किया था. इस तरह का रे डायग्राम वाला क्वेश्चन और तुम्हारे इस बार स्पेसिमेन पेपर में भी है. हाँ, जो हमने प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस किया था लेक्चर 5 में, या एपिसोड 5, जो भी बोलो, एपिसोड बोलो लेक्चर बोलो, तो उसमें डिस्कस किया था हमने प्रीवियस एपिसोड में इस तरह का क्वेश्चन जो तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर में था. तो मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप के क्वेश्चन है ये. चलो उसको करते हैं. द फॉलोइंग डायग्राम शोज 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 90 डिग्री ग्लास प्रिज्म. दिख रहा है ग्लास प्रिज्म है जिसमें 60, 30, 90 का ग्लास प्रिज्म है. ऑफ क्रिटिकल एंगल 42 डिग्रीज. 42 डिग्री क्रिटिकल एंगल है. कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट द पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे ए बी. देखो यहाँ एक ए बी इंसिडेंट रे है, इसका पूरा पाथ मुझे कंप्लीट करना है इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म. तब तक ड्रॉ करना है जब तक ये प्रिज्म से इमर्ज आउट ना हो जाए.
मार्किंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन ईच सरफेस, हर एक पॉइंट पर कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये मुझे मार्क करना है। तो मुझे डायग्राम को फिर से बनाना पड़ेगा कॉपी में, मतलब तुम लोग बनाओगे आंसर शीट में, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं इसी को इधर कॉपी पेस्ट कर लिया, लेकिन तुम लोग को तो बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब इधर ध्यान दो, ये लाइट रे, इधर ए बी को देखो, लाइट रे ए बी, दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ, what angle of incidence over here, what is the angle of incidence at this point? Since this line is normal and this line is incident ray, so the angle of incidence at point B is 0 degrees. Whenever angle of incidence is 0 degrees, the light ray does not bend, it enters straight, सीधा घुस गया, सीधा अंदर चला गया, इस तरह से, right? Now at this point, let us call this point as point C, this point. So at this point, we have to find angle of incidence, and then we will see what will happen to this light ray. तो यहां पर नॉर्मल मैं बनाता हूं कुछ इस तरह से, ये नॉर्मल हो गया, राइट? अब हमें ये एंगल पता करना है, कौन सा एंगल, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं, दिख रहा है, काफी बड़ा हो गया, ये वाला एंगल। This is the angle that we need to know right now. This is the angle of incidence, right? Because this line is normal, this is incident ray. So normal and incident ray, this is normal, this is incident ray. So normal and incident ray के बीच का जो ये एंगल है, ये मुझे पता करना है। कैसे पता चलेगा? Well, we know that this angle is 30 डिग्री, ये दिया हुआ है ऑलरेडी, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, हमें पता है, और ये पूरा एंगल, अच्छा तो ये एंगल कितना होगा पहले निकाल लो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से, 90 30, सो इट हैज टू बी 60 डिग्री। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये जो ट्राइंगल है बी सी जेड, बी सी जेड, तो बी सी जेड में ये 30, ये 90, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल 60 होगा। अब 60 होगा, और ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा 90 है, नॉर्मल है ना, ये लाइन तो नॉर्मल है, तो ये पूरा 90 है, 90 से 60 माइनस कर दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हें पता चल गया, 90 माइनस 60, 30 डिग्रीज। तो 30 डिग्रीज इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल, बिकॉज क्रिटिकल एंगल गिवन इन द क्वेश्चन इज 42 डिग्रीज, और हमारा जो इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस आया वो 30 डिग्रीज आया। So 30 degrees is less than 42 degrees. Hence, total internal reflection will not happen. Neither will the ray refract with angle of refraction 90 degree. It will normally refract bending with some angle. तो बेंड करके निकल जाएगा। कैसे बेंड करेगा? अगर बेंडिंग नहीं होती तो ऐसे सीधा निकल जाता है, ऐसे, अगर बेंडिंग नहीं होती तो ऐसे सीधा निकलता, लेकिन अभी ये ऐसे सीधा नहीं निकलेगा, या तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा, ऐसे सीधा निकलेगा नहीं। अभी स्क्रीन में देखो, ऐसे सीधा निकल रहा है, ये होगा नहीं, बेंड करेगा। लेकिन बेंड कैसे करेगा? एक तो ये बेंड कर सकता है नॉर्मल की तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल, एक दूसरा कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे। तो तुम जान रहे हो कि अगर वो डेंसर से रेयरर में जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करता है। तो अभी वो ग्लास, अभी तो ग्लास में है, ग्लास से एयर में जा रहा है, यानी डेंसर से रेयरर, तो डेंसर से रेयरर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे, कुछ इस तरह से, ये सीधा नहीं जाएगा, नॉर्मल से दूर बेंड कर जाएगा। कितना एंगल से बेंड करेगा वो हम नहीं पता कर सकते हैं, हमें पता नहीं करना है, बेसिकली हमें पता नहीं करना है, सो व्हाई वी विल नीड टू नो, so we don't need to find out. So this is the way the ray will emerge out, all right, emerge out of the ट्रायंगुलर प्रिज्म। वैसे ही हम पता कर सकते हैं स्नेल्स लॉ का यूज करके, लेकिन हमें वो पता नहीं करना है। क्वेश्चन में बोला है मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन ईच सरफेस, तो हमें इतना ही काफी है, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे भी पता कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन ईच सरफेस बोला है, तो इधर तुम लिख लो आई इज, इस सरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री से, इस सरफेस पर, और इस सरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री से, लिख लिया, हो गया, फुल मार्क्स मिल गया। अब ये जो क्वेश्चन है तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर से मैंने उठाया है, इस बार के स्पेसिमेन पेपर से लिया गया क्वेश्चन है तुम लोग का, और ये लेंस फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है, लेंस फॉर्मूला पर। An object is placed at a distance 24 सेंटीमीटर in front of a convex lens. तो एक कॉन्वेक्स लेंस है और उसके सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी,
कितने डिस्टेंस पर रखा गया है? 24 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पर। तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर से हम इस तरह से लेफ्ट साइड अगर मूव करें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, तो ये नेगेटिव में लेता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं। ये हम चूंकि हम लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं ना, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ये जो 24 सेंटीमीटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर से हमने चलते चलते कहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है वहां तक डिस्टेंस मेजर किया। ये ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर से चलते 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 हमें ऑब्जेक्ट मिला, और कितना लेंथ है? 24 सेंटीमीटर। तो ये इस डिस्टेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं। जब कभी भी हम लेफ्ट साइड मूव करके हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, इन अदर वर्ड्स इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे। इंसिडेंट रे तो ऐसे आएगा ना, लेंस की तरफ। ओके, जैसे मैं अभी रेड कलर से इंसिडेंट रे का डायरेक्शन बना रहा हूं। जो इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे निकलेगा, ये रेड कलर से मैं शो कर रहा हूं, लेंस की तरफ जाएगा, वो हो गया इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। और कोई भी लेंथ जब हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के ऑपोजिट मेजर करेंगे, उसे हम नेगेटिव में लेते हैं। तो ये जो लेंथ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो मैंने लेंथ जो 24 सेंटीमीटर है, जो मैंने लेंस से स्टार्ट किया और लेफ्ट साइड मूव करते करते इधर ऑब्जेक्ट तक पहुंचा, तो दिस डिस्टेंस इज 24 सेंटीमीटर गिवन इन द क्वेश्चन। दिस विल बी नेगेटिव बिकॉज the direction to measure this distance is opposite to the direction of incident ray. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो है -24 सेंटीमीटर। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दिस साइन। ओके, ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ भी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? फोकल लेंथ का -8 होगा या +8 होगा? तो मैंने अभी अभी बताया था, क्या बताया था अभी अभी, कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं। हमारा लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव ही लेंगे। लेकिन अगर यहां पर कॉनकेव लेंस दिया हुआ होता, कॉनकेव लेंस दिया हुआ होता, तो फिर हम यहाँ -8 लिखते हैं। भले क्वेश्चन में -8 नहीं रहता, क्वेश्चन में 8 ही रहता, लेकिन हमें खुद से माइनस लेना पड़ता है इधर। लेकिन यहां पर ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होगा, सो इट इज +8 सेंटीमीटर। Okay, and if you see, do we need to convert this centimeter into meters? No, because the distance of object is also in centimeter, focal length is also in centimeter. So we don't need to convert it because both of the units are in the same system. So it is absolutely fine. अब बोला है, what is the nature of the image so formed? इमेज का नेचर हमें बताना है, मतलब इमेज रियल है या फिर वर्चुअल है, ये हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे? तो तुम्हें पता है, रे डायग्राम्स में पढ़ा होगा कि अगर ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और फोकल लेंथ मान लो ये f1 है, ये 2f1 है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये f2 है, ये 2f2 है। रे डायग्राम्स में ये बात मैंने प्रीवियस एपिसोड्स में भी कई बार बोला है कि ऑब्जेक्ट को जब हम ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में रखते हैं, दिस इज द ओनली केस, बीच में मतलब एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1, दिस इज द ओनली केस इन कॉन्वेक्स लेंस वेयर वी ऑब्टेन वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। दिस इज द ओनली केस। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमें एक कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ और सिर्फ तब मिलता है जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। इसके अलावा ऑब्जेक्ट को हम कहीं पे भी रखें, यहां पर भी रख दिया अगर f1 पर, तब हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज नहीं मिलता है, हमें रियल इमेज मिलता है, और काफी मैग्नीफाइड, मतलब इन्फिनिटी पर बनता है इस केस में इमेज, एंड हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनता है, वो भी रियल इमेज बनता है। इसके अलावा और पीछे करेंगे तो भी हमें रियल एंड इन्वर्टेड ही मिलेगा, और भी पीछे करेंगे 2f1 पर तो भी रियल एंड इन्वर्टेड ही मिलेगा, और भी पीछे करेंगे इमेज ऑब्जेक्ट को तो रियल एंड इन्वर्टेड ही मिलेगा। इन्फिनिटी पे लेके चले जाएंगे इमेज को, बहुत दूर गायब कर दूंगा इमेज, ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर चला गया इन्फिनिटी, तो भी पॉइंट इमेज बनेगा f2 पर, वो भी रियल एंड इन्वर्टेड होगा। यानी फॉर एनी अदर पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट the image formed will be real and inverted, except for which position of the object? When the object is kept between optical center and focus, optical center और f1 के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, only then we obtain a virtual and erect image। तो इस फिगर में देखो, ये जो वैल्यूज दो दो वैल्यूज दिया हुआ है, इसी से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है।
फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है, दिया हुआ है ना, फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है, यानी ये लेंथ 8 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली ये लेंथ भी तो 8 सेंटीमीटर होगा, आइदर साइड इज 8 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। तो और ऑब्जेक्ट को हम 24 सेंटीमीटर पे रखे हैं, -24 मतलब इस साइड रखे हैं, बट बेसिकली इट इज 24, मैग्नीट्यूड इज 24 सेंटीमीटर, दिस माइनस इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ओनली, नथिंग एल्स। तो 24 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, यानी अगर 24 सेंटीमीटर मतलब 8 सेंटीमीटर के अंदर, इस इधर तो हमने रखा नहीं है, इसका मतलब अगर ये लेंथ होता -7 सेंटीमीटर, इसका मतलब मैंने यहां कहीं पे रखा है ऑब्जेक्ट को, 8 सेंटीमीटर से कम तो 7, लेकिन यहां पे 8 सेंटीमीटर से काफी ज्यादा 24 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तो फिर 8 का डबल 16 सेंटीमीटर हो गया, उससे भी ज्यादा 24, यानी बियॉन्ड 2f1 कहीं पर हमने ये डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर, तो बियॉन्ड 2f1 कहीं हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, बियॉन्ड 2f1 पर तो हमें रियल इमेज ही मिलता है, वर्चुअल इमेज तो मिलेगा नहीं। तो अगर ये डिस्टेंस -24 ना होके -7 होता या -6 सेंटीमीटर होता, यानी यहाँ क्वेश्चन में अगर लिखता 6 सेंटीमीटर, an object is placed at a distance 6 centimeter in front of a convex lens of focal length 8 centimeter, तो फिर हमारा इमेज कैसा बनता, वर्चुअल बनता, क्योंकि फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है और इमेज को, ऑब्जेक्ट को हमने रखा 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी हमने बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1 पर ऑब्जेक्ट को रखा, तो इस, तो ऐसा अगर होता तो फिर हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता, लेकिन ये क्वेश्चन में ये क्लियर है कि यहां पर हमने बियॉन्ड 2f1 पर रखा है ऑब्जेक्ट, सो इमेज formed will be real and inverted। तो can you see ना, you that the questions are quite conceptual, बहुत conceptual है, मतलब concept clarity नहीं होगी तो नहीं बना पाओगे, डेप्थ में मतलब बहुत बढ़िया से तैयारी होनी चाहिए, हार्ड तो बिल्कुल नहीं है लेकिन कंसेप्चुअल है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, यानी हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है, हमें v निकालना है बेसिकली। तो हमारे पास फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब तो इसमें मैथ्स है, मैं इधर कर रहा हूँ 1/f, f के जगह मैं 8 लिख दूंगा, इज इक्वल टू 1/v, v मुझे नहीं पता निकालना है, माइनस 1/u, u मुझे -24 है। तो नेक्स्ट स्टेप में 1/8 इज इक्वल टू 1/v, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/24। नेक्स्ट स्टेप में इधर कर रहा हूं, तो 1/v हो जाएगा 1/8 माइनस 1/24, 24 इज एलसीएम 3 minus 1, so this is 2/24, this is 1/2, so v का 1/v is 1/12 and v will give you 12, so v is 12 सेंटीमीटर, पॉजिटिव में आएगा मतलब ऑन दी अदर साइड ऑफ द लेंस बना है। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर करके यहाँ लिख देता हूं, तुम्हें लिखना होगा देयरफॉर, ये सब लिखना, स्टेप को शो करना कैलकुलेशन पार्ट, और उसके बाद लास्ट में नीचे लिखना द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, और ये देखो अपने आप पॉजिटिव में 12 निकला है, माइनस साइन नहीं है, मतलब ये +12 है, और +12 का मतलब है कि वो लेंस के अदर साइड में बना है, मतलब अगर हमारा ये लेंस है तो लेंस के इस साइड में बना है, और रियल एंड इन्वर्टेड है मतलब उल्टा इमेज बना है ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, तभी ना इस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव में लेंगे, जिस डिस्टेंस को हम राइट साइड मूव करके मेजर कर रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से, उसे पॉजिटिव ले रहे हैं। सो दिस डिस्टेंस हैज कम टू बी 12 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस, सो 12 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, या फिर बिहाइंड द लेंस, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस ना लिख के लिखो 12 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, एक ही बात है, लेंस के पीछे, बिहाइंड द लेंस, हो गया, फुल मार्क्स। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिमेन पेपर से लिया हुआ फिर से क्वेश्चन। When sunlight passes through water droplets in the atmosphere, it gets dispersed into its constituent colors, forming a rainbow. Okay, so ये हम जानते हैं डिस्पर्शन इसी को बोलते हैं कि सनलाइट जो बेसिकली व्हाइट लाइट होता है, लेकिन इट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 मेजर कलर्स विबग्योर। ओके, तो वो अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाता है विबग्योर में, वायलेट, इंडिगो, ब्लू,
ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, अलग अलग कलर्स में। तो हमें वही स्पेक्ट्रम दिखता है रेनबो की तरह। A similar phenomenon is observed when white light passes through prism. Prism से भी जब पास होता है यही होता है, मतलब splitting of white light happens. So which color will show maximum angle of deviation and which color will show minimum angle of deviation? This is a theoretical question. So red light का सबसे कम deviation होता है और violet का maximum deviation होता है। तो तुम्हें वही लिखना है, violet light will show maximum angle of deviation. Red light will show minimum angle of deviation। हो गया। सेकेंड पार्ट बी में पूछा है, इंस्टेड ऑफ सनलाइट, सनलाइट के जगह पर अगर अ ग्रीन कलर्ड रे इज पास्ड थ्रू द ग्लास प्रिज्म, एक ग्लास प्रिज्म लिया, सनलाइट को जब पास किया तब तो वो अपने सातों कंस्टिट्यूएंट्स कलर्स में टूट गया है ना, स्प्लिट होके निकल गया, रेनबो दिख रहा है, स्पेक्ट्रम फॉर्म हो गया। लेकिन अगर इसी प्रिज्म में तुम ग्रीन लाइट को पास करोगे, ओनली ग्रीन लाइट, सिर्फ ग्रीन, मोनोक्रोमैटिक लाइट, वन सिंगल कलर, तो क्या वो स्प्लिट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो ग्रीन लाइट वो एक सिंगल लाइट है, तो वो बस बेंड करेगा और फिर आगे भी वो बेंड करेगा, वो स्प्लिट नहीं करेगा। सो मोनोक्रोमैटिक लाइट स्प्लिट नहीं करेगा, ना ही उसकी कलर चेंज होगी। अरे रिफ्रैक्शन होने से या डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन होने से कलर कैसे चेंज हो जाएगा? कलर तो चेंज नहीं होगा, वो बस बेंड करता है ना। रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ द light, the color of the light will not change. So if instead of sunlight a green colored ray is passed through glass prism, what will be the color of emergent ray? तो color green ही होगा, will the color change? No, the color of the emergent ray will still be green, as on refraction color of light does not change. Color of light does not change। तो देख रहे हो ना कॉन्सेप्ट, कंसेप्ट किस डेप्थ में पूछा है। तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम अगर कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है कि रिफ्रैक्शन डज नॉट मीन द चेंज ऑफ कलर ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन मीन्स द चेंज ऑफ path of the light। All right, next question। Mixture of red, blue, green is passed through a convex lens as shown in the diagram below. State whether the ray passes through a single point or through different points on principal axis after refraction। So definitely they will pass through different points after refraction, because red color का एंगल ऑफ डेविएशन अलग होता है, वो अलग अमाउंट ऑफ एंगल से डेविएट होगा, डेविएट मतलब बेंड होगा। ब्लू अलग एंगल से बेंड होगा, ग्रीन अलग एंगल से बेंड होगा। ठीक है, तो सबकी अलग अलग अमाउंट ऑफ बेंडिंग होगी। रेड बहुत कम बेंड करेगा, रेड की एंगल ऑफ डेविएशन बहुत कम है, तो रेड बहुत कम बेंड करेगा, कुछ इस तरह से। मतलब ये सीधा जाता, अगर बेंड नहीं करता तो सीधा जाता, लेकिन बहुत कम जरूर बेंड करेगा, तो रेड ऐसे बेंड किया बहुत कम। और ये ग्रीन उससे थोड़ा कम बेंड करेगा, ग्रीन उस रेड से ज्यादा लेकिन ब्लू से कम बेंड करेगा ये ग्रीन। और जो ब्लू लाइट है वो सबसे ज्यादा बेंडिंग होगी इस तरह से। तो अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस को इस तरह से कम आगे ड्रॉ कर दें, प्रिंसिपल एक्सिस को, तो हम देख रहे हैं तीन अलग अलग पॉइंट्स हमें मिल रहा है। दिस इज वन पॉइंट, this is one point on the principal axis, this is another point on the principal axis, and this is the third point on the principal axis। so तीनों रेज अलग अलग अमाउंट ऑफ बेंडिंग हुई एंड तीनों अलग अलग पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस पर मिले, इसलिए क्या होगा, द रे does not pass through a single point, rather it passes through different points on principal axis after refraction। तो तुम्हें ये डायग्राम नहीं बनाना है, बस मैं समझाने के लिए ड्रॉ किया था। तुम्हें लिखना होगा आंसर, द ray passes through different points on the
principal axis after refraction. ठीक है. Next question. Name the invisible radiations which can be obtained using quartz prism. Well, this is a straightforward question and a very, very commonly asked question. So quartz prism हम use करते हैं ultraviolet radiations को, you know, देखने के लिए, उसका spectrum हमें पाने के लिए. If we want to get the spectrum of ultraviolet radiations, we will use which kind of prism? Quartz prism. Glass का use नहीं करते because glass absorbs the ultraviolet radiations. So quartz does not absorb the ultraviolet radiations. So which prism is used for obtaining the spectrum of ultraviolet radiations? Quartz is used. So what is the name of that invisible radiation? Very simple question. Ultraviolet radiations. Third part of the question is asking, name one radiation having wavelength का spelling गलत है यहाँ, having wavelength longer than the wavelength of these radiations. यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ज्यादा वेवलेंथ वाले रेडिएशन का नाम बताइए. तो वैसे तो विबग्योर जो है, विजिबल रेडिएशन जो है, वो सारे अल्ट्रावायलेट से ज्यादा है, लेकिन एक पर्टिकुलर रेडिएशन का नाम पूछा है ना, नेम वन रेडिएशन. तो हम विबग्योर में तो तुम्हारा पूरा वायलेट, इंडिगो, ब्लू सब आ जाएगा. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग विबग्योर, वी बेटर राइट इंफ्रारेड. इंफ्रारेड इज आफ्टर विबग्योर, मींस इंफ्रारेड की वेवलेंथ और ज्यादा है. So infrared radiation you can write. All right, you can even write radio waves also, no problem. Microwaves भी लिख सकते हो. तो मैं यहाँ infrared लिखता हूँ, infrared radiation. अच्छा, एक ये पूछा है रेडिएशन का स्पेलिंग. इंफ्रारेड रेडिएशन हमारा बी में एक और क्वेश्चन है, हमने गलती से छोड़ दिया है. पूछा है स्टेट वन यूज ऑफ दीज रेडिएशंस. तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एक यूज पूछा है. सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या फिर यूवी जो लाइट होता है, वो यूज होता है स्टेरलाइज करने के लिए. डॉक्टर्स इक्विपमेंट्स को, मेडिकल इक्विपमेंट्स के स्टेरलाइजेशन में यूज होता है. सो इसका यूज यहाँ पर हमें लिखना था, इसलिए ना क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना. देखो जल्दबाजी में ये वाला पार्ट हमारा छूट गया था. वन यूज ऑफ अल्ट्रा violet radiations. It is used to sterilize medical equipments. Very good. Easy, simple. I hope you have understood. तो इसी के साथ हमारा यहाँ पर complete होता है. I would request you to press the like button, subscribe to the channel, and share these videos with your friends. And obviously make a comment, okay, in the comment section. So we're coming up next with the next episode very soon. God bless you. Take care.